नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का जो हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं उसके चैप्टर 2 को आज से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर दिया था तथा चैप्टर 1 में हमने देखा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि हमारे संविधान की जो हिस्ट्री रही है, हमारे संविधान का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, हमारे जो संविधान है वह कहाँ से निकल कर आया है, उसको हमने पूरे डिटेल में चैप्टर 1 में कंप्लीट किया था। तो आज से हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे तथा यह जो चैप्टर हमारा दूसरा है यह आधारित है संविधान के निर्माण पर। तथा इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारा जो संविधान है वह किस प्रकार से बना, हमारे संविधान का जो निर्माण है वह किस प्रकार से हुआ। तो इस चैप्टर को हम पूरे डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और आज का जो टॉपिक हमारा है और संविधान का निर्माण उसको पूरे डिटेल में कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम डिस्कस करेंगे संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ। इसका पार्ट 1 आज हम कंप्लीट करेंगे पूरे डिटेल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी, कुछ बेसिक थ्योरी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि संविधान की मांग सर्वप्रथम जो है कहाँ से निकल कर आई, सर्वप्रथम बार कहाँ से जो है संविधान को बनाने की, संविधान सभा के गठन की मांग जो है निकल कर आती है। यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको याद रखना है क्रम बाई क्रम। मैंने पूरे क्रोनोलॉजी में इसको और रखा हुआ है, इसी प्रकार से आपको याद रखना है क्रोनोलॉजी में ही। तो सबसे पहले वर्ष था 1934 का, तथा 1934 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था M.N. रॉय। इनका नाम था M.N. रॉय। ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनके दिमाग में यह विचार आया कि इस भारत में संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है M.N. रॉय। इनका नाम है M.N. रॉय तथा ये पहले ऐसे व्यक्ति थे भारत में जिनके दिमाग में यह विचार आया कि भारत में जो है संविधान सभा का गठन किया जाए। तथा इन्होंने 1934 में यह कहा था कि भारत में जो है संविधान सभा का गठन किया जाए। इनका नाम है M.N. रॉय तथा M.N. रॉय जो थे ये भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता भी थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब इसके बाद 1934 के बाद हम जैसे ही एक वर्ष आगे बढ़ते 1935 में, तो 1935 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए जो है आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। तो आधिकारिक रूप से जो है संविधान सभा के गठन की जो मांग है आगे चलकर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी की जाने लगी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब 1935 के बाद जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा यह मांग की जाने लगी कि संविधान का निर्माण किया जाए भारत में, तो ठीक उसके 3 वर्ष बाद यानी कि 1938 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान का निर्माण होगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। तो आप याद देखिएगा, 1938 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान का निर्माण किया जाएगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले जो भी चुनाव होते थे उन चुनाव में ब्रिटिशों के द्वारा जो है कुछ चुनिंदा लोगों को अधिकार दिए गए थे वोटिंग के, जैसे राजा हो गए, जैसे महाराजा हो गए, उसके बाद कोई जमींदार हो गया या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति था, सिर्फ उसी को अधिकार था कि वो वोटिंग कर सकता था। आम आदमी को यह अधिकार नहीं दिया गया था। परंतु 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से यह घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान बनाया जाएगा उस संविधान में जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए संविधान सभा, मतलब उस संविधान का जो निर्माण है वह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। तो यह पेशकश की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में। तो आपको याद रखना है। उसके बाद जिन घोषणाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में किया गया था उसको सैद्धांतिक रूप से 1940 में जो है स्वीकार कर लिया जाता है तथा इसको नाम दिया जाता है अगस्त प्रस्ताव। आप याद देखिएगा, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में जो है नेहरू के द्वारा जो मांग की गई थी उसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। अब इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं 2 वर्ष आगे, तो एक मिशन भेजा जाता है भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। यह भी इम्पॉर्टेंट है। 1942 में, सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। उसके बाद ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य इसमें थे। एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रारूप प्रस्ताव के साथ ये भारत आए। इसको नाम दिया गया था क्रिप्स मिशन। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इस क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, आपको पता होगा कि 1939 से जो है
द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था और यह 1945 तक चला था। तो उस समय जब यह क्रिप्स मिशन भारत आया था तो उस समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह घोषणा की, मतलब इस क्रिप्स मिशन ने यह कहा कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो भारत का जो संविधान का निर्माण है उसका गठन कर दिया जाएगा। परंतु इस मांग को जो है, इस घोषणा को जो है मुस्लिम लीग और महात्मा गांधी के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। इसे आप याद देखिएगा, क्रिप्स मिशन में जो भी घोषणाएं की गई थी उसको मुस्लिम लीग और महात्मा गांधी के द्वारा जो है अस्वीकार कर दिया जाता है। तथा महात्मा गांधी जो थे इन्होंने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक भी कहा। आप याद देखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा जो है क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा भी दी गई थी। ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो जैसे मुस्लिम लीग और महात्मा गांधी के द्वारा क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया जाता है तो उसके बाद 1946 में जो है कैबिनेट मिशन को जो है भारत भेजा जाता है। इसको हम पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। तो अस्वीकार जैसे ही मुस्लिम लीग के द्वारा इस क्रिप्स मिशन को किया गया तो अस्वीकार किए जाने के बाद जो मुस्लिम लीग थी उसके द्वारा भारत को 2 हिस्सों में बांटने की मांग भी की जाने लगी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की तरह जो है बाद में भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांटे जाने की मांग की जाने लगी तथा इन दोनों हिस्सों के लिए अपनी अपनी संविधान सभा का गठन भी किए जाने की मांग जो है की जाने लगी मुस्लिम लीग के द्वारा। अब इसके बाद वर्ष आता है 1946 का। तो 1946 में जो है एक कैबिनेट मिशन जो है भारत भेजा गया तथा इस कैबिनेट मिशन ने जो है 2 संविधान सभाओं के गठन की मांग को ठुकरा दिया। यानी कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो है जो 2 संविधान सभाओं के गठन की मांग की जा रही थी उस 2 संविधान सभाओं के गठन की मांग को जो है मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। लेकिन बाद में जो है जो कैबिनेट मिशन था, आप याद देखिएगा, बाद में जो कैबिनेट मिशन था उसने तो 2 संविधान सभाओं के निर्माण की मांग को ठुकरा दिया, परंतु यह जो कैबिनेट मिशन था इसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने जो है मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया तथा आगे चलकर जो है इसी कैबिनेट मिशन की योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया जाता है, जिसको हम आगे की स्लाइड में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे संविधान सभा का गठन किस प्रकार किया गया। तो मैंने आपको बताया कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत जो है नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो इसे आप याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है सुझाए गए प्रस्ताव के तहत जो है नवंबर 1946 में जो है संविधान सभा का गठन किया गया। अब इस संविधान सभा की क्या क्या विशेषताएं थी उसको आइए जान लेते हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में बनते हैं। तो संविधान सभा की विशेषताएं क्या क्या थी? तो सबसे पहले संविधान सभा में जो है कुल सदस्य संख्या रखे गए थे 389 सदस्य संख्या रखी गई थी, जिसमें से 296 जो सीटें थी वो ब्रिटिश प्रांत के लिए थी और इसमें से जो है 93 जो सीटें थी वो देसी रियासतों के लिए रखी गई थी। आप याद देखिएगा, संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या रखी गई 389। आप याद देखिएगा 389 कुल सदस्य संख्या रखी गई थी संविधान सभा में, जिसमें से 296 मेंबर थे ब्रिटिश भारत के और 93 मेंबर थे देसी रियासतों के। इसे आपको याद रखना है। ब्रिटिश भारत को जो 296 सीटें आवंटित की गई थी उसमें से 292 सीटों का जो चयन था 11 गवर्नरों के प्रांतों से किया जाना था और 4 का जो चयन था मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद हर प्रांत व देसी रियासतों को उनकी संख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। आप याद देखिएगा, हर प्रांत और देसी रियासतों को जो है उनकी संख्या यानी कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो है सीटों का आवंटन किया जाना था। यानी कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पर जो है एक सीट आवंटित की जानी थी इस संविधान सभा के माध्यम से। यह जो है ये सभी विशेषताएं हैं इसकी, तो आप इसे याद रखिएगा। प्रत्येक जो प्रांत था उस समय ब्रिटिश प्रांत था, जितने भी प्रांत थे या देसी रियासतें थीं उनमें जो है उनकी संख्या के अनुपात में जो है सीटों का जो है आवंटन किया जाना था। मोटे तौर पर आप कह लीजिए कि प्रत्येक 10 लाख पे जो है प्रत्येक 10 लाख पे एक सीट आवंटित की जानी थी। इसे आपको याद रखना है। इसके बाद प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का जो निर्धारण था 3 समुदाय के बीच उनके जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय थे मुस्लिम, सिख और सामान्य। इसे भी आप याद रखिएगा। ब्रिटिश प्रांत में जो है सीटों का जो निर्धारण था ये 3 समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय कौन कौन से थे? मुस्लिम थे, सिख थे और सामान्य थे। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का जो चुनाव है प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा किया जाना था और एकल
संक्रमणी मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाता है। यानी कि वर्तमान में जिस प्रकार से हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ठीक उसी प्रकार से उस समय जो है संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में जिस प्रकार हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसी प्रकार से जो है उस समय जो है संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था एकल संक्रमणी मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से। इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का जो चयन था रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। आप याद रखिएगा, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का जो चयन था उस रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। तो ये सभी विशेषताएं थी संविधान सभा की, इनको आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि संविधान सभा का चुनाव कब होता है। तो संविधान सभा का जो चुनाव है यह जुलाई अगस्त 1946 में हुआ और ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटों के लिए। आप याद देखिएगा, संविधान सभा के लिए जो चुनाव होता है 1946 में, तो जुलाई अगस्त 1946 में जो ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटें आवंटित की गई थी उन पे जो है चुनाव संपन्न होते हैं। तथा इस चुनाव में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं और छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिलती हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा देशी रियासतों को जो है जो 93 सीटें आवंटित की गई थी, आप याद रखिएगा, देशी रियासतों को जो 93 सीटें आवंटित की गई थी वे भर नहीं पाई, क्योंकि जो देशी रियासतों के राजा थे उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का प्रस्ताव पारित किया। मतलब कि जो देशी रियासतों के जो राजा थे उन्होंने कहा कि हम संविधान सभा में सम्मिलित नहीं होंगे, हम वोटिंग नहीं करेंगे। तो इस कारण से जो है देशी रियासतों के लिए जो सीटें आवंटित की गई 93 सीटें वे भर नहीं पाती हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा बाद में आप याद रखिएगा, इस संविधान सभा में देश के लगभग सभी वर्ग सम्मिलित थे, सभी वर्ग और बड़े बड़े नेता सम्मिलित, सिवाय भारत के 2 बड़े नेताओं को छोड़कर उस समय महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के अपवाद को छोड़ दे तो संविधान सभा में उस समय भारत के सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी। तो ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप याद रखिएगा, संविधान सभा में कौन कौन सी 2 बड़ी हस्तियां सम्मिलित नहीं थी, तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अब संविधान सभा का चुनाव संपन्न हो जाता है। अब संविधान सभा हम देखेंगे किस प्रकार से कार्य करती है आगे चल के। तो संविधान सभा किस प्रकार से कार्य करती है, तो चुनाव संपन्न होने के बाद जो है संविधान सभा की जो पहली बैठक थी यह होती है 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है, तो चुनाव संपन्न होने के बाद संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है यह होती है 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग के द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया जाता है और अलग से पाकिस्तान की मांग की जाती है। तो इसे आप याद रखिएगा, जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की जाती है तो मुस्लिम लीग ने जो है बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग की। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा इस बैठक में जो है टोटल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, जिस कारण से जो है सभी सदस्य यहाँ पे उपस्थित नहीं थे। केवल 211 सदस्य ही और संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हुए थे। और इसमें जो है जब पहली बार बैठक की गई थी संविधान सभा की, तो उस समय संविधान सभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। जिस प्रकार से फ्रांस में होता है उसी प्रकार से भारत की संविधान सभा में भी जो है सबसे वरिष्ठ सदस्य को जो है सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे चल के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। उसी प्रकार जो है डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है तो संविधान सभा में एक अध्यक्ष थे और दो थे, तो 2 उपाध्यक्ष थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। 2 उपाध्यक्ष कौन कौन से थे, तो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, ये 2 उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। और अध्यक्ष किसको बनाया गया था, अस्थाई, तो अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बाद हम बात करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका एक अपना ही ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि हमारे संविधान में जितने भी इम्पॉर्टेंट जो ढांचे हैं, हमारे संविधान के इम्पॉर्टेंट जो दर्शन है प्रेजेंट टाइम में, जो हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित की गई हैं, उनकी एक झलक जो है पेश की जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से। तो यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट
उद्देश्य प्रस्ताव था। यहाँ से प्रश्न कई बार बनते हैं तो इनको भी आइए देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम बार जो उद्देश्य प्रस्ताव था यह 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पेश किया जाता है। तो इसे अभी आप याद रखिएगा। तथा यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक भी थी। तो इसे आप याद रखिएगा। जो उद्देश्य प्रस्ताव था पंडित नेहरू के द्वारा जो है 13 दिसंबर 1946 को पेश किया जाता है। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव की विशेषताएं क्या थी इसे देख लेते हैं। तो पहली इसकी विशेषता थी भारत एक पूर्ण संप्रभुता संपन्न गणराज्य होगा जो स्वयं अपना संविधान बनाएगा। यहाँ पे कई बात कही गई थी कि भारत जो है यह एक संप्रभु संपन्न गणराज्य, यानी कि भारत जो है अपना काम खुद करेगा, अपना कानून खुद बनाएगा, अपना संविधान खुद बनाएगा। इस पर जो है किसी बाहरी शक्ति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, यह बात कही गई थी इस उद्देश्य प्रस्ताव में। उसके बाद भारत संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो इस समय ब्रिटिश भारत में है या देसी रियासतों में है या इन दोनों से बाहर हैं। ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रभुता संपन्न भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं, उन सभी क्षेत्रों को जो है भारत में एक कर दिया जाएगा। यह भी बात कही गई थी उद्देश्य प्रस्ताव में। इसके बाद भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अवसर, पदों का अवसर, कानून की समानता, विचार, भाषण, विश्वास, व्यवसाय, संघ निर्माण, कार्य की स्वतंत्रता, कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन शक्ति सभी प्राप्त की जाएगी। मतलब ये सभी जो अधिकार हैं भारत के नागरिकों को दिए जाएंगे। ये सभी अधिकार उद्देश्य प्रस्ताव में पेश किए गए थे पंडित नेहरू के द्वारा। उसके बाद अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ी जातियाँ, कबायली जातियों के हितों की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी, ऐसा भी कहा गया था इस उद्देश्य प्रस्ताव में। तथा जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी ये सरकार के पास होंगी। तो ये सभी जो बातें थी ये उद्देश्य प्रस्ताव में कही गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तथा यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको 22 जनवरी 1947 को जो है सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से जो है संविधान की प्रस्तावना बनी। तो आप इसे याद रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर, ये डेट आपको याद रखनी, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने पेश किया तथा इसको 22 जनवरी 1947 को जो है सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है। तथा इसी उद्देश्य प्रस्ताव का जो परिवर्तित रूप था वह हमारे संविधान की प्रस्तावना बनता है, यानी कि हमारा जो प्रियम्बल है इसी उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा जो है संविधान सभा में क्या क्या परिवर्तन हुए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह परिवर्तन, आपको एक बार देखना चाहिए। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो जो 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम था उसके द्वारा क्या क्या परिवर्तन किए गए थे तो उसको भी आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा संविधान सभा से सबसे पहले जो देसी रियासतें थी इन्होंने अपने को खुद को अलग रखा था। तो बाद में चलकर जो ये देसी रियासतों के राजा थे ये धीरे धीरे जो है संविधान सभा में शामिल होने लगे थे। जिसे आप याद रखिएगा खुद को शुरू में जो इन्होंने संविधान सभा से जो राजा महाराजा जिन्होंने अपने को संविधान सभा से अलग रखा था ये बाद में जाकर ये धीरे धीरे संविधान सभा में शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीट ग्रहण कर ली थी। तो इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद भारतीय हिस्से के जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वे भी संविधान सभा में सम्मिलित हो गए थे। आप याद रखिएगा भारतीय हिस्से के जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वे भी आगे जाकर संविधान सभा में सम्मिलित हो गए थे। ये सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा जो आपको मतलब याद रखने हैं जो 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम से रिलेटेड हैं जो आगे चलकर संविधान सभा में परिवर्तन करते हैं। अब हम देखेंगे जो 3 बड़े परिवर्तन किए गए थे स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा उसको देखेंगे। तो पहला जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया था 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम था उसके द्वारा कि सभा को जो है पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया। आप याद रखिएगा जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था इसने जो है संविधान सभा को पूरी तरह से एक संप्रभु निकाय बनाया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती है। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने या उसको बदलने का अधिकार भी दे दिया था। तो आप याद रखिएगा यह जो अधिनियम था 1947 का अधिनियम जो था इसने संविधान सभा को एक पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया। मतलब यह पूरी तरह से एक स्वतंत्र निकाय बन सकती है। यह अपना कार्य स्वयं करेगी, अपना संविधान स्वयं बनाएगी। इस पर जो है किसी भी बाहरी शक्ति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। यह
जो है अधिकार दे दिया गया था संविधान सभा को इस अधिनियम के माध्यम से, तथा इस अधिनियम ने ब्रिटिश सभा को जो है ब्रिटिश संसद की तरह बनाए गए सभी कानूनों को समाप्त करने तथा उनको बदलने का भी अधिकार दे दिया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह पहला इंपॉर्टेंट परिवर्तन किया गया था इस अधिनियम के द्वारा। उसके बाद दूसरा परिवर्तन क्या किया गया था, संविधान सभा को दो अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें से पहला काम था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा काम था देश के लिए आम कानून को लागू करना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार जो है संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी, यानी कि संविधान सभा को स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनाने का जो श्रेय है यह इसी अधिनियम को दिया जाता है, 1947 के अधिनियम को ही। तो इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद संविधान सभा जो है, यह जो संविधान सभा थी यह 26 नवंबर 1949 तक कार्य करती रही। इस समय तक जो है हमारा जो संविधान वह पूरी तरह से तैयार हो चुका था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद इस अधिनियम के द्वारा जो तीसरा परिवर्तन तय किया गया था कि मुस्लिम लीग के जो सदस्य जो पाकिस्तान के क्षेत्र में शामिल हो चुके थे उनको संविधान सभा से अलग कर दिया गया। आप याद रखिएगा, मुस्लिम लीग के जो सदस्य पाकिस्तान में सम्मिलित हो चुके थे उनको जो है संविधान सभा से अलग कर दिया गया। इसकी वजह से जो है सदस्यों की जो कुल संख्या थी वह 389 से घटकर 299 ही रह गई थी। जिसे आप याद रखिएगा, जो मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान चले गए थे उनकी जो सीट थी उसको खाली कर दिया गया, उनको अलग कर दिया गया संविधान सभा से। तो इस कारण से जो है जो 389 मेंबर्स थे संविधान सभा के वे घटकर कितने हो गए, 299 ही रह गए। तो इसे भी आप याद रखिएगा। प्रांतीय मतलब भारतीय प्रांत की संख्या जो है 296 से 229 और देसी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई इसी अधिनियम के द्वारा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट परिवर्तन किए गए थे इस अधिनियम 1947 के द्वारा। तो इनको आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। संविधान सभा के द्वारा क्या क्या अन्य कार्य भी किए गए थे, यहाँ से प्रश्न कई बार बनता है। तो संविधान सभा के द्वारा पहला कार्य किया गया था, इसके द्वारा जो है मई 1949 में जो है राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा, संविधान सभा ने सन 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में इसी संविधान सभा ने इनको चुना था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट कार्य किए गए थे संविधान सभा के द्वारा। इसके बाद हमारा जो संविधान था इसको बनने में कितना समय लगता है, तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगता है हमारे संविधान को बनने में, जिसमें कुल 11 बैठकें होती हैं। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और इस संविधान के निर्माण में टोटल 114 मतलब संविधान के प्रारूप के निर्माण में टोटल 114 दिनों तक विचार किया गया। संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख रुपए का खर्च है। इसे भी आप याद रखिएगा, संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख रुपए का खर्च आता है। तथा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। आपको याद रखना है, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है यह कब होती है, तो 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से जब हमारे देश में पहला आम चुनाव होता है 1951 में, तब तक जो है नई संसद के बनने तक जो है जो संविधान सभा थी इसने अंतिम संसद के रूप में भी कार्य किया। इसके बाद जैसे ही आम चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो उसके बाद एक नई संसद का निर्माण किया जाता है और जो है एक नई संसद कार्य करना स्टार्ट करती है। तो इसे आपको याद रखना है। 26 जनवरी 1950 तक हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब आगे का जो हमारा संविधान होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट समितियाँ बनाई गई थी संविधान सभा से रिलेटेड उनको हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ अन्य फैक्ट जो संविधान सभा से रिलेटेड है उनको आगे के लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।